अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, यहाँ उपस्थित माननीय दानिश जी, अरविंद जी, मालाकार जी, बबलू जी, पीयूष जी और सभी पत्रकार बंधु, कल लोकसभा के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हुआ है और 20 दिन लगातार लोकसभा का सत्र चला। इस लोकसभा सत्र के दरमियान जो सबसे बड़ी घटना हुई वह हुआ कि संविधान के 129वां संशोधन को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन है। इस पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पूरी समिति बनी थी। उसका समिति ने भी अपने रिपोर्ट दिए थे और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी कैबिनेट ने इसको पास किया। यह इस देश का ऐतिहासिक परिवर्तनशील फैसला है। सबसे पहले मोदी जी के समय में ही वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा हुई और उस समय भी हमारे विरोधी दल जीएसटी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन वो करते थे, विरोध करते थे। आज हकीकत यह है कि जीएसटी लगने के कारण विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट में दो प्रदेशों के बीच में ट्रक हफ्तों तक फंसे रहते थे, आज उनके तेज आवागमन के कारण लगभग 2 लाख करोड़ के हर महीने के कलेक्शन को हम छूने जा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा बड़ा परिवर्तन उन्होंने वन नेशन वन राशन के रूप में दिया। आज भारत का कोई भी, बिहार का कोई भी नागरिक अगर बंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको राशन की सुविधा उसी स्थान पर मिल रही है। यह मोदी जी का फैसला था। और यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का भी आया है, मैं सभी अपने राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि इस पर जेपीसी बनी है और जेपीसी में सभी अपने विचार प्रकट करें, पर खुले दिल से इसके बारे में हर दल को विचार करना चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संशोधन है और हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह परंपरा इंदिरा गांधी के घमंड के कारण टूटी जब उन्होंने सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया। आज इस देश में लगातार लॉ कमीशन 1999 में, 2015 में, 2018 में 3 बार लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 327 के माध्यम से संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह न केवल लोकसभा के चुनाव बल्कि राज्यों के चुनाव पर भी निर्णय ले सकता है। और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद के आर्टिकल 368 के तहत इसको किया भी जा सकता है। बहुत सारे भ्रांतियां इस पर फैलाई जा रही हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो आज पहली बार एक जेपीसी बनी है। साधारणतः जेपीसी में 21 सदस्य होते थे। इस बार 39 सदस्यों को जेपीसी में रखा गया है, जिसके कारण सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहे। और इससे पहले इससे बड़ी भी जेपीसी बन चुकी है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या समन्वय होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें 51 सदस्यीय जेपीसी बनी थी। और यह जेपीसी का एक खुले दिल से करना, और मैं देश की आम जनता से भी, बिहार के आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वह सब राजनीतिक दलों से इस बात की जरूर चर्चा होनी चाहिए कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत बड़ी राशि बचेगी, सरकार का भी बहुत ज्यादा पैसा बचेगा और उससे भी बड़ा लाभ होगा कि 4.5 साल विकास तीव्र गति से चल सकेगा। अभी क्या होता है, अगर आप बिहार की भी बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव था, उसके पहले हरियाणा में चुनाव था। बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर बन के वहां चले जाते हैं और उसके कारण
चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बिहार का भी विकास कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सभी से इस बात का अनुरोध भी करता हूं कि जेपीसी में खुले से चर्चा करें और 2034 में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का रिकमेंडेशन है कि 2034 से इसे लागू करना चाहिए, उसमें सभी दलों को मिलकर के एक साथ कार्य करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर प्रश्न है तो एक एक करके लेंगे। जी, आप सभी को जय भीम। आज हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किसी खास मकसद से मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं और वो मकसद है अपने बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आज़ाद किया, उस शूद्रों के जीवन से हमें आज़ाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया। उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आज़ाद भारत में शूद्रों को भी आज़ाद पंछी बना दिया और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा ली अलग अलग देशों में जाकर के, उसकी बदौलत हम सभी आज़ाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है और उसके पहले भारत आज़ाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगा जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब शब्द नहीं करना चाहता हूँ, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ और कहता हूँ कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज़्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब,
हमारे बाबा साहब यहाँ रह करके उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आज़ाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर गई। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। 3 दिन पहले आया था, प्रतिक्रिया आप लोग का अब आ रहा है, तो क्या आप लोग जो कांग्रेस और राजद का एजेंडा सेट किया हुआ उसको रोटी सेक रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी का एजेंडा कौन था? क्या आरएसएस और आरजेडी का एजेंडा था? हम लोग ऑलरेडी कार्यक्रम कर रहे थे इनके खिलाफ, लेकिन अभी हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है कि पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये न तो आरजेडी का धरना है न कांग्रेस का है, ये बहुजन समाज पार्टी का निर्देश है। बहुजन समाज पार्टी की बहन जी का निर्देश है कि हम हर एक जिला मुख्यालय पर जाकर के कलेक्टर के सामने अमित शाह जी के इस बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है और बाबा साहब के खिलाफ टीका और टिप्पणी के आरोप पर। बाबा साहब के खिलाफ आप लोग इसको टीका टिप्पणी मान रहे हैं, आखिर इसमें अपमानजनक क्या था, इसको थोड़ा समझाइए। क्या अपमानजनक नहीं था? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है अम्बेडकर 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 भगवान नहीं है, क्या स्टेटमेंट इतना ही छोटा था? क्योंकि अमित शाह ने कहा है, देखिए हमारा स्टेटमेंट पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप मीडिया बंधु, आप इतना जरूर ध्यान दीजिए कि हमें, आप कांग्रेस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नेहरू पर कर रहे हैं, आप कांग्रेस पर कर लीजिए ना। बाबा साहब को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? आप हिंदू बिल को लेकर के आ रहे हैं, बाबा साहब को लेकर के आ रहे हैं, तो बाबा साहब को आप अम्बेडकर 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 कह रहे हैं कि भगवान थोड़े हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। पूरा स्टेटमेंट अभी तक रिपीट करेंगे आप? देखिए, हमारा कहने का मतलब है पूरा रिव्यू आप कर लीजिए, कांग्रेस पर जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हमारे बाबा साहब को, अमित शाह का जो स्टेटमेंट था उसको रिपीट करेंगे क्या? हम कह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब को इतना ही अगर स्टेटमेंट रिपीट करें। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग भी वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोगों कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहाँ नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपकी? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं।
तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तारीख को हम लोग पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर, हर एक जिला मुख्यालय पर हम अपने बाबा साहब को लेकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का रास्ता खोजें। कहाँ से, कौन भगवान को याद करेंगे तो कहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। लेकिन हमें जो धरती पर स्वर्ग दिए हैं उनको लेकर के हम बैठेंगे, अपने आराध्य को लेकर बैठेंगे और उनके खिलाफ अगर जिसने टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपनी दर्ज कराएंगे। तो यही है कि पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार के अंदर हम धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में, अपनी बहन जी के आदेश पर हम पूरे बिहार में इस धरना प्रदर्शन को करेंगे। और अमित शाह जी जैसे शख्सियत जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किए हैं उनको जरूर हम बिहार के अंदर सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, आप जरूर बाबा साहब के बातों को जरूर गौर करें और उन्होंने जो किया है उनके इतिहास के पन्नों को मिटने मत देने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके। अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लीजिए जो हमारे आराध्य पर टीका टिप्पणी करे। ये कभी भी बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी जो भी बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करेंगे और हमारे आराध्य के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोग कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहाँ नेता बने, आप मंत्री बने और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपकी? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज करें। और इसी के खिलाफ 24 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर, हर एक जिला मुख्यालय पर
हम अपने बाबा साहब को लेकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का रास्ता खोजे। कहाँ से, कौन भगवान को याद करेंगे तो कहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। लेकिन हमें जो धरती पर स्वर्ग दिए हैं उनको लेकर के हम बैठेंगे, अपने आराध्य को लेकर बैठेंगे और उनके खिलाफ अगर जिसने टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपनी दर्ज कराएंगे। यही है कि पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार के अंदर हम धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में, अपनी बहन जी के आदेश पर हम पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। और अमित शाह जी जैसे शख्सियत जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किए हैं उनको जरूर हम बिहार के अंदर सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, आप जरूर बाबा साहब के बातों को जरूर गौर करें और उन्होंने जो किया है उनके इतिहास के पन्नों को मिटने मत देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करें। अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लीजिए जो हमारे आराध्य पर टीका टिप्पणी करे। ये कभी भी बिहार की जनता आपको माफ नहीं। बिहार में भाई तेजस्वी जी, आपको तो हम बराबर कहते हैं कि एक बार अपना आंख का इलाज करवा लीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पटना के आईजीएमएस में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल बना है। बिहार में विकास तो आपको दिखता नहीं है। आज पेपर पढ़े हैं ना, 1,80,000 करोड़ रुपए का बिहार में निवेश होगा। एक समय था कि यहाँ से लोग अपना दुकान दौड़ी बंद करके भागते थे और आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का माहौल बदल दिया, वातावरण बदला। बिहार में सड़क का जाल बिछाया, बिजली हर घर पहुंचाया और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन के कारण आज बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए का बिहार में निवेश होगा। तो एक तरफ लोग यहाँ दुकान दौड़ी बंद करके भागते थे और आज बिहार में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। तो भाई तेजस्वी जी, अभी भी आपको अगर विकास बिहार में नहीं दिखता है तो पटना के आईजीएमएस में चले जाइएगा और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल खुला है, वहां जाकर अपने आंख का इलाज करा लीजिएगा।